क्या नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा? क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा हाई कट ऑफ को देखते हुए, या सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो बेटा मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, नीट 2025 एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चंस आपने 2024 में देखे, जो सिलेबस आपने 2024 में फॉलो किया, वही सिलेबस आपको 2025 में भी फॉलो करना है। कुछ चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। पहला, कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको बस एफिशिएंट प्रैक्टिस करके अपना रिवीजन इस तरीके से करना है कि एग्जाम में आपको सारे देखे हुए क्वेश्चन मिले। मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप 1000 क्वेश्चन कराता हूं और आप देखोगे 90% एक्यूरेसी के साथ मैं नीट एग्जाम का पेपर प्रिडिक्ट करता हूं, और यही प्रिडिक्शन अब आप भी कर पाएंगे मेरे नीट क्वेश्चन बैंक की मदद से। हमने लगभग 10,000 सवाल आपके लिए बनाए हैं बायोलॉजी के, लगभग 5,000 सवाल केमिस्ट्री के, और लगभग 5,000 सवाल फिजिक्स के आपके लिए बनाए गए हैं। ये सभी सवाल एक एक एनसीईआरटी लाइन से निचोड़ के बनाया गया है, और इसमें हर तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। हर तरह के क्वेश्चन का एक प्रॉपर ब्लेंड आपको मिलता है। इन किताबों का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, और जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो हम एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कराते हैं आपका। इन सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर की और सॉल्यूशन आपको हमारी किताब में मिल जाती है, और साथ ही साथ आप हमारे फंडा बॉक्स ऐप पे इनका वीडियो सॉल्यूशन और इन ऐप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो। इन किताबों के साथ आप अगर हमारा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो भी परचेज कर लेते हैं तो आपकी पूरी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मतलब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, आपने पीवाईक्यू किया, आपने एग्जाम्पलर किया, और इसके बाद आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे। ये एफिशिएंट क्वेश्चन सीरीज हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इररिलेवेंट सवाल करने में, और एग्जैक्टली जहां से पेपर बन सकता है उन सभी टॉपिक को कवर करके एक कैप्सूल के फॉर्म में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट आपके लिए बनाया गया है। तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही इस बुक की मदद से अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। पहला हम चेक करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन द क्वेश्चन, लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ रिजिड सपोर्ट and stretched by a weight attached to the free end. The longitudinal stress at any point of the cross section area of the wire will be equal to। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, एक पर्टिकुलर वायर ऐसे करके दे रखा है, और हमने क्या करा, इसके बिल्कुल एंड पे एक वेट लगा दिया। वेट अटैच टू इट्स फ्री एंड यहाँ पर लगा दिया। हमने पूछा कि कितना स्ट्रेस लग रहा है इस वायर के अंदर, या फिर कितना स्ट्रेस इस वायर के अंदर डेवलप हो रहा है। देखिए, अगर हम स्ट्रेस की डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो जो इंटरनल यहाँ पर फोर्स जनरेट हो रही है अपॉन में पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। अब यहाँ पर कौन सी फोर्स जनरेट होगी? अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इस बॉडी का एफबीडी बनाऊँ, तो टेंशन टी ऊपर लगेगी और डब्ल्यू वेट फोर्स नीचे लगेगी। तो ये जो टेंशन टी है ये किसके अंदर जनरेट हो रही है? वायर के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टेंशन टी अपॉन में ए। अब ये टेंशन टी किसके बराबर है? ये तो डब्ल्यू के बराबर है, वेट के बराबर है, तो डब्ल्यू अपॉन में ए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। मैक्सिमम लोड अ वायर कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ विल बी। कह रहा है कि मैक्सिमम लोड एक वायर कितना झेल सकता है अगर, मतलब बिना ब्रेक हुए, अगर हमने उसकी लेंथ को आधा कर दिया। देखो, जो मैक्सिमम लोड है वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, वो एक मटेरियल के खुद के ऊपर डिपेंड करता है, वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। बात आप समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अपने आप को लेकर चल लो भाई, अगर आप लोगों में करने का हौसला है कि भाई मैं नीट निकाल सकता हूँ,
तो नीट का पेपर कितना भी हार्ड हो जाए, कितना भी आपके लिए हल्का आ जाए, आपको कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। आपको एट द एंड ऑफ द डे पता है मुझे इतनी प्रिपरेशन करनी है, और मैं अगर इतनी प्रिपरेशन करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, है ना, और अपना माइंड स्ट्रांग रखूंगा। मेन चीज़ क्या होती है, मेंटालिटी डेवलप करना। मैं इतना माइंड अपना स्ट्रांग रखूंगा कि पेपर चाहे हार्ड ही आ जाए, मेरा सिलेक्शन तो होकर ही रहेगा। तो सिलेक्शन होना तय है। तो ये तो आपके अपने ऊपर है ना। पेपर आसान आया और आपका माइंड बहुत वीक था, तो भाई कुछ नहीं हो सकता। काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हो गया, लेकिन आप वहाँ रह गए। तो ये मेन चीज़ है। ये तो वायर के अपने ऊपर होता है ना, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर होता है। तो जो हमारे पास जो मैक्सिमम लोड होता है, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो ये रिमेन सेम रहेगा हमारा, ठीक है। Spring is stretched by applying a load to its free end. The strain produced in the spring will be equal to। देखो इसने कहा कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और हमने यहाँ पर एक लोड लगा दिया, लेट अस से द लोड इज W। तो इसके अंदर क्या क्या स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा? सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक, शीयर, लॉन्गिट्यूडनल और शीयर, या फिर सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल? देखो अगर हम एक पर्टिकुलर स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, तो ये तो है कि वो स्ट्रेच होगा तो उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जनरेट हो गई होगा। तो एक चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो जनरेट हो गई होगा, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल। दूसरी चीज़ हमारे पास ये देखने को मिल रही है कि जो स्प्रिंग की जो हमारी शेप है, सर शेप ही हमारी चेंज कर गई है कि नहीं? अब अगर आप ध्यान देंगे शीयर स्ट्रेस के ऊपर, तो शीयर स्ट्रेस के अंदर क्या होता था, हमने फोर्स लगाई, शेप चेंज हो जाती है, वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। ये देखो, तो एक स्क्वायर बॉक्स से आप काजू कतली वाला बॉक्स बन गए, है ना, तो शेप चेंज हो गई। तो यहां पर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल और शीयर दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। द क्वेश्चन सेज अ रिजिड बार ऑफ मास m इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर ईच ऑफ लेंथ l, दोज एट द एंड ऑफ द कॉपर एंड वन एट द मिडल इज आयरन। तो यहाँ पर एक आयरन है और बाकी जो अंत पर है वो हमारे पास कॉपर और कॉपर है। यहाँ पर वर्ड यूज कर रखा है, देखो ये वाला सिमेट्रिकल, ये वर्ड हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, इससे हमें पता क्या चलेगा, अभी थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा जब हम ये क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे। इसका मास नीचे की तरफ लग रहा है m×g। तीनों के अंदर जो टेंशन डेवलप हो रही है वो सेम है, टी टी और टी। हमने कहा चलो ठीक है, एक काम करते से ऐसा कर लेते। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैं आयरन के बारे में लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा, यंग मॉडुलस ऑफ आयरन विल बी इक्वल टू द टेंशन अपॉन में द एरिया ऑफ आयरन क्रॉस सेक्शन अपॉन में द स्ट्रेन इन द आयरन, ठीक है। दूसरा कॉपर के लिए लिखूंगा तो यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर टेंशन अपॉन पाई अपॉन 4 डी ऑफ कॉपर होल स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन ऑफ कॉपर। अब एक चीज, ये जो एप्सिलॉन ऑफ कॉपर एप्सिलॉन ऑफ आयरन है, क्या ये सेम है? सवाल ये आता है, आर दे सेम, आर दे सेम, क्या ये सेम होंगे? एक काम करते हैं, यहां पर हम जांच करते हैं। हमने क्या वर्ड लिखा, हमने लिखा सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब है ये तीनों सेम लेंथ के होंगे। सिमेट्रिकल का मतलब ये नहीं है कि भैया ये ऐसे मुड़ जाएगा, नहीं, ये तो एसिमेट्रिकल हो गया। ये देख रहे हो, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए सिमेट्रिकल। मतलब अगर मैं यहाँ पर लाइन मारूं तो जितना इस तरफ है उतना ही इस तरफ। बात आप समझ रहे हो? यहाँ तो आड़ा टेढ़ा हो गया। तो सिमेट्रिकल वर्ड का मतलब ही है कि कॉपर और आयरन इन दोनों की एप्सिलॉन की वैल्यू सेम हो जानी चाहिए, ठीक। अब तुमने अगर इन दोनों की एप्सिलॉन की वैल्यू सेम कर दी, फिर इसने पूछा आपको सिर्फ डायमीटर की रेशो निकालनी है। अब सवाल ये आता है, अगर मैं डायमीटर की रेशो निकालूं तो किसकी निकालूं, मतलब कॉपर अपॉन में आयरन करूं या आयरन अपॉन में कॉपर करूं? पहली बात तो मुझे ये पता है कि जो भी डायमीटर है यहाँ पर वो यंग मॉडुलस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अब वैसे तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन मेरे पास गिवन दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम इस ऑप्शन को लगाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर बताता, भाई पहले मुझे क्या दे रखा है, पहला वर्ड मुझे क्या दे रखा है, पहला वर्ड मुझे यहाँ पर दे रखा है मिडल वन इज ऑफ, यहाँ देखो ये मिडल वन आयरन है और उस आयरन वर्ड से पहले किसका वर्ड दे रखा है, कॉपर का। तो पहला जो डायमीटर है वो कॉपर ही आएगा और दूसरा डायमीटर आयरन आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इनका होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू यंग मॉडुलस ऑफ आयरन का
और यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर। तुम बात समझने की कोशिश करो, पहले यहाँ कॉपर दे रखा है, फिर यहाँ आयरन दे रखा है, तो पहला ऊपर कॉपर आएगा, नीचे आयरन। अब अगर मैं इस स्क्वायर रूट को इस तरफ ले जाता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सोल्यूशन देखने को मिलेगा। दैट विल बी द करेक्ट सोल्यूशन। A mild steel wire of length 2L and cross-sectional area A stretch well within the elastic limit horizontally between the two pillar A. Mass M is suspended from the midpoint of the wire. Strain in the wire will be equal to, तो हमसे कह रहे हैं कि भैया ये बताओ वायर के अंदर स्ट्रेन कितना होगा। देखो मैं इसे थोड़ा सा ना ऐसे बड़ा बना देता हूँ। आप पहले ये देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी थी हमारे पास L, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी थी L। अब ये लेंथ कितनी हो गई मुझे क्या पता, है ना भाई, मुझे थोड़ा ना पता ये लेंथ कितनी हो गई। ये डिस्टेंस x दे रखा है और ये मास m दे रखा है, तो नीचे यहाँ पर से mg लटका हुआ है। ये मान लेते हैं हम कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पर थीटा है, तो ये कितना हो गया, तुम कहोगे ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये भी कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। स्ट्रेन निकालना है मुझे, मैं यहाँ नाम दे देता हूँ, इसे ए, इसे बी, इसे सी और इसे दे दिया डी। मैंने बोला ए सी को निकालते हैं। अगर मैं ए सी में से ए बी को माइनस कर देता हूँ, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि चेंज इन लेंथ कितनी आ रही है सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन ऑफ हिस्से में, है ना। यहाँ का स्ट्रेन निकल कर आ जाएगा। इसने वैसे भी पूछा भी यही है हमसे कि स्ट्रेन टोटल वायर का कितना होगा, तो अगर मैंने आधे वायर का निकाल लिया तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल, दैट विल बी द स्ट्रेन, सॉरी दैट विल बी द चेंज इन लेंथ, स्ट्रेन भी नहीं। यहाँ से एल कॉमन ले लेता हूँ, दोनों तरफ एल डिवाइड कर देता हूँ, एक काम करता हूँ ऐसे, ठीक है। और एक पेज लेकर यहाँ आपको दिखाता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस लिख रहा हूँ, -1 दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। ये क्या हो जाएगा स्ट्रेन हो जाएगा। इसे मैं बाइनोमियल थ्योरम से लिख सकता हूँ। 1 देखो यहाँ पर हमारे पास, एक मिनट इसे रबड़ से मिटाते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर एम, 1 प्लस एम एक्स, याद आया बाइनोमियल, तो वही यहाँ पर लगा दूंगा। तो यहाँ हाफ है, तो 1 प्लस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर -1, चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। और ये हो गया आपका स्ट्रेन। कंसिडर 2 cylindrical rod, each of identical dimension, one is rubber and another is steel. Both the rod are fixed rigidly at one end of the roof. The mass m is attached to the each of the free end at the center of the rod. So mass m is attached to each of the free end at the center of the rod. इसका मतलब है, जहाँ तक इसकी हिंदी समझ आ पा रही है, ये मान लो रॉड है, तो हमने ये जो मास m है ये बीच में कहीं यहाँ चिपका दिया, ये ऐसे हमने लगा दिया। अब ये क्या कह रहा है, बोथ रॉड विल इलोंगेट बट देयर शैल बी नो परसेप्टेबल चेंज इन द शेप। दोनों देखो कह रहा है कि दोनों की दोनों इलोंगेट होगी, लेकिन दोनों के अंदर कोई चेंज ऑफ शेप देखने को नहीं मिलेगा। तुम एक चीज़ ध्यान में दो, हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक तो पॉइजन रेशो होती है, पॉइजन रेशो क्या होता है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। यही होती है पॉइजन रेशो, कि भैया ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हमारे को कितना स्ट्रेन देखने को मिल रहा है अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अब यहाँ पर मैं प्लस माइनस का नहीं देख रहा अभी, मेरे को प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। कभी तुम कहो अरे सर यहाँ तो एक माइनस आना था, आपने माइनस नहीं लगाया, तो ये लो तुम्हारी मर्जी, मगर मुझे उससे अभी लेना देना नहीं है। यहाँ पर मेरा लेना देना इससे है कि चल क्या रहा है। देखो मास लटकने से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, कहने का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई ना कोई फर्क हमें देखने को मिलेगा। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। दूसरी, स्टील रॉड विल लॉन्गेट एंड चेंज द शेप बट रबर रॉड विल ओनली एलोंगेट।
स्टील रॉड तो इलोंगेट करेगी, उसके अंदर जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन उसका शेप चेंज देखने को मुझे मिलेगा, मतलब खींचेगी तो पतली हो सकती है, लेकिन रबड़ के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं सर, ये भी गलत है। देखो कैसे मुझे पता चला, मेरे पास रबड़ है, मैंने पकड़ी, रबड़ को थोड़ा दबाने की कोशिश करना तो बीच का हिस्सा बॉटम मोटा हो जाता है। ये तो हम नॉर्मली देखते हैं ना। तो यार ये वाली बात तो बिल्कुल ही कथित तौर पर गलत हो गई। हमारे पास सबके पास घर में रबड़े पड़ी रहती है। तुम एक बार करके देखो उस रबड़ के साथ कि भैया उसे दबाओ, थोड़ा सा खींचो, तो तुम्हें नहीं लगता कि जो बीच का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी चेंज हो जाता है? बिल्कुल। ये तो सभी के साथ होना है। हाँ, वो एक अलग बात है कि किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा, लेकिन ये बात तो गलत हो गई। स्टील रॉड विल इलोंगेट विदाउट एनी परसेप्टेबल चेंज इन द शेप। स्टील रॉड जो है वो इलोंगेट करेगा, लेकिन शेप में कोई ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। परसेप्टेबल का मतलब होता है चेंज तो होगा, लेकिन ज़्यादा ऐसे देखने वाला कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब होता क्या है, यंग मॉडुलस स्टील का ज़्यादा होता है, यंग मॉडुलस ऑफ क्या कहते हैं, रबड़ से। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है ना स्टील का, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है रबड़ से। तो इसका मतलब है जो ट्रांसवर्स स्ट्रेन होगा स्टील का वो बहुत ही कम होगा किससे, रबड़ से, है कि नहीं? तो ठीक है, बिल्कुल बात सही है। मतलब स्टील के अंदर परसेप्टेबल एज सच देखने वाला कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलने वाला, ये लाइन सही है। बट रबड़ रॉड विल इलोंगेट एंड द शेप ऑफ द बॉटम एज विल चेंज टू एलिप्स। रबड़ रॉड जो होगी वो इलोंगेट करेगी, बिल्कुल इलोंगेट करेगी, और जो बॉटम एज है, ये शायद बॉटम एज है, ये एलिप्स बन जाएगा। काइंड ऑफ लाइक वो कुछ ऐसे कहने की कोशिश कर रहा है, बॉटम एज विल चेंज टू एलिप्स, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी ना होगा। देखो अगर रबड़ इलोंगेट भी करती है तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमें। ये यहाँ हमारा मांस लटका हुआ है और ये नीचे का हिस्सा ऐसे ही रहेगा, मतलब जो भी चेंज होगा वो ऊपर देखने को मिलेगा, और वो भी टेपरिंग चेंज देखने को मिलेगा। ये देखो मैंने यहाँ पर बना दिया, जो भी हिस्सा होगा वो ऊपर का चेंज होगा और वो भी टेपरिंग चेंज हमें देखने को मिलेगा, है कि नहीं? क्रॉस सेक्शन यहाँ का चेंज नहीं होगा, क्रॉस सेक्शन यहाँ पर क्योंकि चिपक चुका है चेंज नहीं होगा, ये टेपरिंग चेंज देखने को मिलेगा हमें। नीचे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो इस बात में कोई दम नहीं है, ठीक है। लास्ट वाला हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या वो भी सही है या गलत है? स्टील रॉड विल elongate विदाउट एनी परसेप्टेबल चेंज इन द शेप, बिल्कुल सही। बट द रबर रॉड विल elongate विद द शेप ऑफ द बॉटम एज टेपर टू अ टिप एट द सेंटर। हाँ, कह रहा है सेंटर पर टेपरिंग होगी, ऐसा पॉइंट सा बन जाएगा, एंड देन बस यही हो सकता है। तो यार ये तो हमने एस्टिमेट कराई है। अब तुम कहोगे सर ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखो मेरी बात सुनो, तुमने चीज़ को खींची, ये तो रिजिड है, ये अपना क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं कर सकती, ये यहाँ चिपका हुआ है, यहाँ पर भी कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तुमने यह मास लगा रखा है। अच्छा चलो ठीक है, हम ये मान लेते हैं हमने रिंग वाला मास लगा रखा है, सच दैट ये खींचेगा। अगर ये खींच रहा है और अगर ये पकड़ाए में है एक दूसरे के, तो यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होने वाला। कहने का मतलब है जो मटेरियल यहाँ बीच में था ना, अगर ये लेंथ फैल रही है तो ये बीच का जो मटेरियल है ये पतला हो रहा है और उस लेंथ को फैलाने में मदद कर रहा है, मटेरियल ऐसे करके रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तभी तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो ऊपर वाला कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन ये बीच में कम होना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल नीचे आते आते वो बिल्कुल एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन रह जाएगा हमारे पास, वो छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहीं का मटेरियल जो है वो लेंथ वाइज रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो देखने को तो भैया देखो टेपरिंग ही तुम्हें देखने को मिलेगी यहाँ पर। ओके, तो मेन चीज़ क्या है, एलिप्स तो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल ही बेबुनियादी क्वेश्चन हो जाएगा वो तो, कि भैया यहाँ एलिप्स हमें देखने को मिल रहा है। जो भी चेंज होगा वो यहाँ पर होगा, यहाँ से इस चेंज का कोई रिलेशन नहीं होने वाला, क्योंकि लोड सिर्फ इतने हिस्से पर लग रहा है, इतने हिस्से का कोई लोड नहीं लग रहा है, ये नीचे बिल्कुल एज इट इज ही रहने वाला है। तो ये वाला मोस्ट करेक्ट ऑप्शन हम लगा सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। लेट अस स्टार्ट विद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। पहला क्वेश्चन हमारे को क्या दे रखा है, द फोर वायर आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, विच ऑफ दीज विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड। तो चार वायर हमारे को दे रखे हैं, इनमें से सबसे ज्यादा एक्सटेंशन हमें किस में देखने को मिलेगा अगर सेम टेंशन हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। हमें लेंथ और डायमीटर गिवन है हर एक वायर का इस केस के अंदर। देखो अगर मैं देखूं, यंग मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, तो सेम मटेरियल है, इसका मतलब सबका यंग मॉडुलस सेम है, ये सेम है, ये हमारी वरी नहीं है, टेंशन भी हमारे पास सेम है, और इन्होंने बस ये पूछा है सबसे ज़्यादा चेंज इन लेंथ किस में देखने को मिलेगी। तो चेंज इन लेंथ जो है वो लेंथ अपॉन में एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो अगर मैं पहले वाले का आंसर निकालूं तो आंसर निकल कर आएगा लेंथ इज 50 एंड ये देख रहे हो डायमीटर हमारे को दे रखा है, तो हम यहाँ एरिया को लिखेंगे डी स्क्वायर अपॉन में 4, पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4, और ये 0.5 मिलीमीटर हमारे को दे रखी है। तो अब ये बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पर मैं लगा दूंगा, तो मैं ये लिख दूंगा 0.5 10 की पावर, इस सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट कर लो मीटर में और इसको भी कन्वर्ट कर लो तुम मिलीमीटर को भी मीटर में। तो डेल्टा L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आया 50 अपॉन में 0.25 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर +6, दैट इज डेल्टा L1 इज प्रोपोर्शनल टू, ये कितना हो गया इंटू 100 और 25 दूनी 50, 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -6, ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 10 की पावर -6 के प्रोपोर्शनल ये डेल्टा L1 निकल कर आ रहा है। ठीक, अब हमें क्या करना है, सबका ऐसे ही आंसर निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पर डेल्टा L2 का आंसर मैंने निकाला, तो वो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पर मैंने, तुम सोचोगे अभी ये क्या लिख दिया, ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया, एंड 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर +6। ऐसे ही डेल्टा L3 निकालिए, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 200 सेंटीमीटर दैट इज 2 मीटर अपॉन में 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर विच इज़ 0.5 10 की पावर 6। सिमिलरली ऐसी फोर्थ ऑप्शन भी निकालेंगे, डेल्टा L4 इज प्रोपोर्शनल टू 3 मीटर अपॉन में 3 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर दैट इज 1/3 10 की पावर +6। तो मुझे ये पता चल रहा है कि डेल्टा L1 की ही वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा इलोंगेशन हमें सिर्फ इस सेट के अंदर देखने को मिलेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। Stress strain curve are drawn for two different material X and Y. It is observed that the ultimate strength point and the fracture point are close to each other for a material X. तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने यहाँ पर बनाया, मान लो कुछ ऐसा, ये फ्रैक्चर पॉइंट है, ये अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, ये दोनों करीब हैं। तो दो डिफरेंट मटेरियल है, ये x का डिस्टेंस हो गया। सिमिलरली सेम अगर मैं कर्व बनाऊंगा तो ये y का हो जाएगा। ठीक है, इसने बोला ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये y के में ज़्यादा है और x के में कम है, तो y के में ये डिस्टेंस ज़्यादा है और x के में ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, कम। It is observed that the ultimate strength point and the fracture point are close to each other for the material X, but for the case of the material Y, it is very close, है ना? वो sorry, it is very far. We can say that the material X is likely to be and material B, Y is likely to be. देखो, अगर कभी भी हमारे पास ये जो लेंथ होती है ये छोटी होती है, for smaller length, मान लो ये लेंथ L है, अगर ये लेंथ छोटी है तो हम उस मटेरियल को कहते हैं ब्रिटल, टूटने वाला, जैसे कांच वांच हो गया, हथौड़ा मारा तो टूट जाता है। और अगर ये लेंथ ज़्यादा होती है तो जो मटेरियल होता है हमारा डक्टाइल कहलाता है, खिंच सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा है फॉर ज़्यादा लेंथ क्या बोलेंगे हम, डक्टाइल। ये ध्यान रखना, यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक स्टूडेंट भूल सकता है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, पहले वाला एक्स ब्रिटल है, दूसरे वाला डक्टाइल है, तो ब्रिटल एंड डक्टाइल इज द कंप्लीट आंसर फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये अपने आप में टॉपिक भी है पढ़ने वाला, तो यहीं पर मैंने ये टॉपिक भी पढ़ा दिया, ट्रिक भी बता दी, याद रख लीजिएगा आप। लेट अस स्टार्ट विद द इलास्टिक मॉडुलाई। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट अ वायर ऑफ लेंथ L and area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L when a mass M is suspended from it. The expression of Young modulus. Young modulus क्या हो जाता है, स्ट्रेस अपॉन में एरिया, वो सॉरी फोर्स अपॉन में एरिया अपॉन में चेंज इन लेंथ अपॉन में टोटल लेंथ। इसने बोला एक वायर है जिसकी लेंथ L है, तो हमें टोटल लेंथ L दे रखी है, हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया A दे रखा है, और क्या दे रखा है, मास ऑफ M इज सस्पेंडेड। अगर मास M सस्पेंड करेंगे तो कितनी टेंशन वो जनरेट करेगा, mg।
द एक्सप्रेशन ऑफ यंग मॉडुलस विल बी, हमसे इसका एक्सप्रेशन पूछा गया है और हमसे ये भी बोला गया है जो उसकी लेंथ है वो L1 तक क्या हो गई है, चेंज हो गई है। पहले उसकी लेंथ L थी, अब लेंथ L1 हो गई, तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो अगर हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा mg अपॉन में एरिया A, और यहाँ पर L1 माइनस L और अपॉन में L, तो mg L A L1 माइनस L, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। Two wire are made of same material and have same volume. First wire has cross-sectional area A and second wire has cross-sectional area 3A. If length of the first wire is increased by delta L on applying by a force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? तो दो वायर हैं, दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, मतलब पहले वायर का यंग मॉडुलस दूसरे के बराबर। पहले वाली वायर की फोर्स अपॉन में पहले वाले वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन में चेंज इन लेंथ ऑफ द पहले वाला वायर टोटल लेंथ ऑफ द पहले वाला वायर शुड बी इक्वल टू सेकंड वाले वायर की फोर्स सेकंड वाले वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेकंड वाले वायर की चेंज इन लेंथ सेकंड वाले वायर की टोटल लेंथ। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर रखनी पड़ेंगी। तो पहले वाले वायर के ऊपर फोर्स लगी F, एरिया है A, चेंज इन लेंथ डेल्टा L और टोटल लेंथ भी आपके पास कितनी है L। दूसरे वायर की बात अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं तो उसकी फोर्स निकालनी है, लेट इट बी x, एरिया है हमारे पास 3a, सेम अमाउंट से हमें लेंथ को चेंज करना है तो ये डेल्टा L हो जाएगा हमारे पास। और देखो अब एक चीज़ ध्यान रखना, दोनों की सेम वॉल्यूम दे रखी है, तो हमारे को दूसरे वाले वायर की लेंथ अगर निकालनी है तो मैं लिखूंगा A1 L1 शुड बी इक्वल टू A2 L2। A1 हमारे पास कितना है A, L1 कितना है L, A2 3A, L2 पता नहीं, तो L2 की वैल्यू आ जाएगी L अपॉन में 3। बस एक यही चीज़ थी जो हमें देखनी थी, क्योंकि डायरेक्ट कुछ नहीं दे रखा। जो भी कैंसिल हो पाएगा हम कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, जैसे ये कैंसिल नहीं, नहीं ये कैंसिल नहीं, क्योंकि हाँ नहीं ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, सेम अमाउंट है। ये L से L कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, A से A कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया x अपॉन में 9। ठीक है, तो हमने लिखा f इज x अपॉन में 9, x की वैल्यू आ गई 9 है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया ये, सी, ये रहा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। क्लियर है। The bulk modulus of a spherical object B, if it is subjected to a uniform pressure P, the fractional decrease in the radius। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिखो पहले कितना होता है। अब देखो डेल्टा V बाई वी को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा R बाई आर। क्यों, V का मतलब होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यूनिट्स एंड डायमेंशन में मैं पहले ही समझा चुका हूँ, अगर तुम इसके साथ एसोसिएटेड चेंज लिखोगे तो ये पावर आगे आ जाती है, और जो चेंज है वो इसके साथ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा रेडियस के साथ डेल्टा R बाई आर का। ठीक है, इधर हो जाता हूँ थोड़ा सा, बाकी कांस्टेंट के साथ हमें कोई चेंज देखने को मिलता नहीं, तो बस इसे यहाँ पर लगा देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कुछ ऐसे। तो डेल्टा R बाई आर माइनस पी अपॉन में 3b, डिक्रीमेंट हुई है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। When a block of mass m suspended by a long wire of length L, the wire become of length L plus L. The elastic potential energy stored in the extended wire will be equal to, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी स्टोर कर जाएगी, देखो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तुमने एम जी फोर्स लगा रखी है, दैट विल बी इक्वल टू के एक्स, तो हाफ के इंटू एक्स वेयर एक्स इज द इलोंगेशन, तो के एक्स की वैल्यू कितनी हो गई एम जी और x एज इट इज़। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे एम जी बाई के, तो 1/2 एम जी। एक मिनट रुको, इसने खुद ही दे रखा है वैसे कि हमने अगर m को सस्पेंड करा लॉन्ग वायर में तो वायर हैविंग अ लेंथ बिकम L प्लस एल, तो जो ये जो x है ये इलोंगेशन है। इलोंगेशन, तुम्हारे पास वायर की लेंथ कैपिटल L थी और अब वो जो लेंथ हो चुकी है वो हो चुकी है L प्लस एल, तो इलोंगेशन कितना है, चेंज इन लेंथ कितना है L, तो ये x की जगह तुम डायरेक्टली स्मॉल l लिख सकते हो, आपके पास आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। अब काफ़ी लोग इसमें कुछ फॉर्मूला लगाने की सोच रहे होंगे, मैंने क्लास में पहले ही बता रखा था कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें स्प्रिंग की तरह लेकर चल रहा है, तुम्हारे पास स्प्रिंग में एनर्जी कितनी सेव हो जाती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब के एक्स को हम किसके बराबर लिख देते हैं, एम जी के बराबर, स्प्रिंग फोर्स, वेयर एक्स इज द इलोंगेशन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसने इलोंगेशन खुद दे रखी कि स्मॉल एल हमारे पास क्या है, इलोंगेशन है,
यहाँ पर। तो मैं बड़ी चतुराई से के एक्स की वैल्यू तो एम जी के बराबर लिख दी, लेकिन एक्स को मैंने लॉन्गेशन मान लिया, जो कि हमारे पास एल निकल कर आ रही है, वैल्यू लगा दी, एक लाइन के अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोई भी बेफालतू का फॉर्मूला याद करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना, कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या काइंड ऑफ लाइक, मुझे ज़रूरत नहीं। मैं सिंपल से सोच कर आंसर निकाल सकते हैं, क्या इतना सोचना। देन द क्वेश्चन सेज copper of fixed volume V drawn into wire of length L. When the wire is subjected to a constant force F, the extension produced in the wire is the following graph is a straight line. Okay, okay, okay. देखो कह रहा है कॉपर है हमारे पास, फिक्स्ड वॉल्यूम है उसके पास V, उसे हमने वायर बनाया, तो ये कॉपर ले लो भाई, इसकी वॉल्यूम V मान लो, लेंथ L मान लो, एरिया A मान लो, फिक्स है सब कुछ। हमने इस पे कांस्टेंट फोर्स लगाई F, इसे खींचा, इसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गया। अब इसने हमसे ये बोला कि डेल्टा एल वर्सेस 1/L, ये कौन सा ऐसा ग्राफ होगा जो कि हमें स्ट्रेट लाइन देगा। अगर मैं यंग मॉडल्स का फॉर्मूला लगाऊं तो तुम समझ पा रहे हो, मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ, तुम कहोगे हाँ। अब एक बात बताओ, मुझे इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन नहीं है, तो तुम कहोगे सर फोर्स आपको गिवन है, पहले देख लो क्या क्या गिवन है। फोर्स गिवन है, यंग मॉडल्स गिवन नहीं है मगर वो कांस्टेंट होता है, और चेंज इन लेंथ को मुझे लगाना है, तो ये तो फाइंड आउट ही करना है एक तरीके से, और इसके वर्सेस में करना है, तो एक तरीके से देख लेते हैं, ये भी हमारे को गिवन है। एरिया गिवन नहीं है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, वेयर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो एरिया को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम अपॉन में लेंथ। तो यहाँ पर मैं यंग मॉडल्स का लिखूंगा फोर्स अपॉन में वॉल्यूम अपॉन में लेंथ एल, और ये जो लेंथ एल होगी ये ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो डेल्टा एल एल स्क्वायर। बाकी देखो सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ये और ये कांस्टेंट है, तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का कर्व बनेगा। कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। मतलब देखो वही बात है ना, ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब बस हमें फॉर्मूला लगाते जाना है, आंसर अपने आप आता जाएगा। The question says the temperature of a wire is double. The Young modulus of elasticity will also double, become 4 time, remain the same. It will decrease. देखो वो डिक्रीज होगा, क्यों? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टिफनेस का एक मेजर होता है। अब स्टिफनेस किस किस चीज़ की वजह से फर्क पड़ जाता है स्टिफनेस में। तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं, जो दो एटम्स के बीच में बने होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से उनके बीच लगने वाली फोर्स कम हो जाती है, स्टिफनेस कम हो जाएगी। उनकी इंटर एटॉमिक वाइब्रेशंस को तुम बढ़ा देते हो, फोर्स कम, मतलब हाँ, इंटर एटॉमिक वाइब्रेशंस को तुम बढ़ा देते हो, तो ये स्टिफनेस कम हो जाएगी। तुम बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज कर देते हो, स्टिफनेस कम हो जाएगी, है कि नहीं? तो ओवरऑल स्टिफनेस कम कर रहे हो तुम, तो यंग मॉडुलस क्या होगा? कम ही होगा, कोई ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं। दैट इज द आंसर। Given below are the two statement, one is labeled as assertion and the another is labeled as reason. The stretching of a spring is determined by the shear modulus of the material of the spring. तो जो स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेचिंग होती है वो हम shear modulus से क्या करते हैं, बताते हैं। इज डिटरमाइन द shear modulus, है ना, of the material of the spring. A coil spring of copper has more tensile strength than a steel spring of same dimension. In the light of the above statement, which of the following is correct? जो स्प्रिंग है, एक चीज ध्यान रखना, जो स्प्रिंग है जब वो खिंचता है तो उसमें शेप चेंज होती है, मतलब shear मॉडुलस काम में आएगा, और लॉन्गिट्यूडनली भी वो इफेक्ट होता है, तो यंग मॉडुलस भी काम में आता है, स्टिफनेस भी काम में आती है। पहली लाइन पर हम ध्यान देंगे, सिर्फ मैं पहले इंडिविजुअल चीज़ों को चेक करूंगा स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, पहली और दूसरी, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि रीजन सही है या नहीं। पहली स्टेटमेंट कह रही है जो स्ट्रेचिंग है स्प्रिंग की वो डिटरमाइन करी जाती है shear मॉडुलस द्वारा, है ना, ऑफ मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। क्या ये स्टेटमेंट हमारी सही है? जो स्ट्रेचिंग है स्प्रिंग के अंदर वो shear मॉडुलस डिफाइन करता है। देखो shear मॉडुलस क्या बताता है? शेप चेंज के बारे में बताता है, शेप चेंज। अब यहाँ पर हमारी स्प्रिंग ऐसे कॉइल्ड होती है, तुम जब उसे खींचते हो तो उसकी शेप कैसी हो जाती है? ऐसी। तो यस, शेप चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? शेप चेंज के केस के अंदर shear मॉडुलस काम कर रहा है, मतलब अपने आप में
ये स्टेटमेंट सही है कि जो स्ट्रेचिंग है स्प्रिंग के अंदर उसकी शेप चेंज होगी तभी तो वो स्ट्रेच करेगा, शेप चेंज नहीं होगी वो कभी स्ट्रेच नहीं करने वाला। तो इट इज बीइंग गवर्न्ड बाय और डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी, जो कॉइल होती है, द कॉइल ऑफ द स्प्रिंग हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन स्टील और स्टील स्प्रिंग। या टेंसाइल स्ट्रेंथ किसके पास सबसे ज्यादा होगी, तुम बताओ। स्टिफनेस किसकी ज्यादा है, कॉपर की या स्टील की? कॉपर की तो है नहीं, स्टील की ही ज्यादा है स्टिफनेस। तो किसकी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है, स्टील वाले की, कॉपर की तो होगी ही नहीं। अपने लिए ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गई। अब देखते हैं, पहला है ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं हो सकता। ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर ही ट्रू नहीं है ये भी नहीं होगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए तो ट्रू है मगर आर, रीजन हमारा फॉल्स है, स्टेटमेंट ही फॉल्स है अपने आप में, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन। लेट अस डू some application of elastic behavior of the materials itself. The question says कि भाई rectangular frame is to be suspended symmetrically between by the two string of equal length on the two support. It can be done in one of the following way. तो इनमें से कौन सा एक सही वे है? मतलब हम यहाँ पर क्या चाह रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम को हम सस्पेंड करना चाह रहे हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि भैया टेंशन जो है इन तीनों के अंदर वो ज़्यादा या कम किस केस के अंदर हमें देखने को मिलेगी। कह रहा है भैया तीनों के अंदर जो टेंशन है वो हमें सेम देखने को मिल रही है, पहला ऑप्शन, मतलब हमें तीनों की टेंशन निकाल कर देखनी पड़ेगी। सबसे कम हमें देखने को मिल रही है पहले के अंदर, सबसे कम हमें देखने को मिल रही है दूसरे के अंदर, सबसे कम हमें देखने को मिल रही है तीसरे के अंदर। ओके, एक बार हम ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखो, अगर मान लो ये एक स्टील फ्रेम है और मैं पहला केस को ले रहा हूँ, ये टेंशन टी है, ये टेंशन टी है और स्टील फ्रेम का एम जी यहाँ पर लग रहा है। लेट अस से ये एंगल थीटा है हमारे पास, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये भी टेंशन साइन थीटा हो जाएगा, ये भी टेंशन साइन थीटा हो जाएगा, तो हमने लिखा 2t साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी। तो टेंशन विल बी इक्वल टू एम जी अपॉन में 2 साइन थीटा। साइन थीटा की जो वैल्यू है हमेशा याद रखना लेस देन 1 होती है, तो पहले केस का कुछ ऐसे आंसर हमें देखने को मिल रहा है। ओके, अब तुम कहोगे सर आपने कैसे कहा कि ये जो टेंशन है और ये जो टेंशन है ये सेम है। अच्छा चलो तुम मान लो इसे टेंशन T1 ले लो, इसे टेंशन T2 ले लो। मैं इन दोनों को इसलिए सेम कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस डायरेक्शन में देखोगे, ये वाली टेंशन क्या हो जाएगी, T1 कॉस थीटा और ये हो जाएगी T2 कॉस थीटा, दोनों का एंगल सेम है, मतलब ये और ये सेम है। भाई इस डायरेक्शन में हमें कोई फोर्स देखने को नहीं मिल रही, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो T1 T2 के बराबर हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि ये जो टेंशन है ये मेरे लिए सेम होंगी। अगर कोई कन्विंस ना होना चाह रहा हो तो मैंने उसे बता दिया क्यों मैंने यहाँ पर सेम ली। अच्छा, अगर ये केस हमें इस वाले में देखने को मिल रहा है तो सेम केस यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। देखो, अब तुम ये वाला एंगल ले लेना, इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। जो दूसरे वाला केस है, इस वाले केस में टेंशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी एम जी अपॉन में 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, लेस देन 1 होती है। लेकिन अगर तुम इस वाले केस को देखो तो इसमें आएगा टेंशन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एम जी अपॉन में 2। अब बस एक बात देखो, ये वैल्यू लेस देन 1 है, कुछ भी ले लो इसकी लेस देन 1 वैल्यू ले लो, मैंने 1/2 ले ली तो इसका आंसर कितना आ जाएगा एम जी। यहाँ पर तुमने 1/3 ले ली तो इसका 3/2 एम जी, समथिंग लाइक 1.5 एम जी आ जाएगा, कुछ भी वैल्यू ले लो लेस देन 1। तो अगर हम ये लेस देन 1 वैल्यू को यहाँ पर लगाएंगे तो फॉर ऑब्वियस रीजन मुझे ग्रेटर देन 1 का कुछ आंसर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आंसर देखने को मिल रहा है इस केस के अंदर लेस देन 1। तो इम्पेरिकल फॉर्मुलेशन से ही, मतलब एक तरीके से अंदाजा हमने लगाया, चीज़ों को करने की कोशिश करी, एफबीडीज बनाए, मुझे ये पता चल रहा है यार इसके अंदर जो है टेंशन सबसे कम प्रोड्यूस हो रही है, तो मैं क्या लिखूंगा कि इट इज लीस्ट इन द सेकेंड केस। मगर सब केसेस के अंदर अलग अलग आ रही है, किसी में कम बढ़ती हो सकती है, वो तो भगवान जाने कि क्या एंगल दे रखे हैं, लेकिन इसी के अंदर इन दोनों के रिस्पेक्ट में सबसे कम देखने को हमें मिल रही है। सो दैट विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे भी ये चैप्टर इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमें देखनी पड़ती है पूछी जाती है। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।